वेलकम टू एग्ज़ाम मार्क के इस प्लेटफॉर्म में सभी का स्वागत है। आज के इस नए लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड डिसऑर्डर्स। ब्लड डिसऑर्डर के अंदर जो हमारे सिलेबस में हम कवर करेंगे अनीमिया में आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया, मैक्रो और मैक्रो का जो हमारी फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी से जो हो रही हैं अनीमियाज, ये देखेंगे। हीमोफीलिया देखेंगे और थैलासीमिया देखेंगे। मीन्स तीन डिजीज कंडीशन डील करेंगे। अनीमिया, टाइप्स ऑफ अनीमिया उसके अंदर देखेंगे, हीमोफीलिया एंड थैलासीमिया करेंगे। ब्लड डिसऑर्डर और देखेंगे कैंसरस भी देखेंगे कि ब्लड के जो सेल्स हैं उनमें कैंसर, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के बारे में। तो पहले देखते हैं हमारा कि डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्लड। इस पे हम देखेंगे अनीमिया, थैलासीमिया, हीमोफीलिया, परप्यूरिया एंड ल्यूकीमिया। अनीमिया पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। अनीमिया इज डिफाइंड एज द रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो आरबीसीज में अगर रिडक्शन हो जाए या फिर द कंसंट्रेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन इज बिलो द लोअर लिमिट ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मली आरबीसीज और एचबी को जितना होना चाहिए उनसे अगर कम हो जाए, उनकी रेंज कम हो जाए अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड सेक्स, जिस एक पर्टिकुलर एज में जितना होना चाहिए उससे कम हो जाए, उसको बोलते हैं अनीमिया। ऐसे पर्सन अनीमिक होते हैं। अब आते हैं कि पहले देखते हैं स्टेम सेल्स के बारे में कुछ, कि प्रोनॉर्मोब्लास्ट, मेगाकैरियोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट, ये जो स्टेम सेल्स बनते हैं। जो प्रोनॉर्मोब्लास्ट जो होता है ये बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट बनाता है। उसके बाद ये फॉर्म करता है पॉलीक्रोमैटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट को, इससे ऑर्थोक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट बनता है। फिर ये बनाता है रेटिकुलोसाइट्स को, अल्टीमेटली एरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है। इधर मेगाकैरियोब्लास्ट जो होते हैं ये प्रो मेगाकैरियोसाइट्स बनाते हैं। फिर मेगाकैरियोसाइट बनता है, इससे थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं। मोनोब्लास्ट जो था ये प्रो मोनोसाइट्स बनाता है, मोनोसाइट से बनता है मोनोसाइट। और जो हमारा लिम्फोब्लास्ट था ये दो चीज़ें बनाता है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। और इसके बाद एक आता है हमारा मेगालोब्लास्ट। मेगालोब्लास्ट बना रहा है बेसोफिलिक माइलोसाइट्स को, इसिनोफिलिक मायोसाइट्स को, न्यूट्रोफिलिक मायोसाइट्स को। जो बेसोफिलिक माइलोसाइट्स हैं मेटा मायोसाइट्स बनाता है, ये बेसोफिलिक। इसिनोफिलिक माइलोसाइट्स जो होता है ये मेटा माइलोसाइट्स इसिनोफिल बनाता है। न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट्स बनाता है अल्टीमेटली न्यूट्रोफिल्स को। और ये क्या होते हैं, ये ग्रैनुलोसाइट्स हैं। तो ये स्टेम सेल्स हैं, कैसे जो है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है इसके बारे में देखा। नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज देख लेते हैं पहले। अगर 0 से 1 महीने का बच्चा है उस पर एचबी होना चाहिए 13.4 टू 19.9। 2 महीने तक के बच्चे में 10.7 टू 17.1। 2 से 3 मंथ का जो बच्चा होगा उस पर 9.0 से 14.1। 3 से 6 महीने के लिए 9.5 टू 14.1। 6 टू 1 ईयर के लिए 11.3 टू 14.1 तक होना चाहिए। क्लासिफिकेशन जो अनीमिया का है उसको क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी एंड ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, इटियोलॉजी के बेस पे। तो मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम देख लेते हैं माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक और एक होगा मैक्रोसिटिक। तो माइक्रोसिटिक में क्या होता है, एबनॉर्मली स्मॉल आरबीसीज आर प्रेजेंट इन द आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया एंड सर्टेन नॉन आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया लाइक साइड्रोब्लास्टिक अनीमिया एंड थैलासीमिया। जो मैक्रोसिटिक अनीमिया होगा इस पे जो आरबीसीज का साइज है वो छोटा हो जाएगा। और ये कौन कौन सी अनीमिया में देखने के लिए मिलेगा, आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया में और साइड्रोब्लास्टिक अनीमिया, थैलासीमिया, इसमें आरबीसीज का साइज छोटा हो जाएगा। इसमें मॉर्फोलॉजी में चेंजेस है, मैक्रोसाइटिक है यानी छोटी हैं। नॉर्मोसाइटिक में क्या होता है, आरबीसीज आर नॉर्मल इन शेप बट अनीमिया आकर ड्यू टू द ब्लड लॉस। नॉर्मोसाइटिक अनीमिया आरबीसीज की शेप साइज में कोई डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन ब्लड लॉस की वजह से होता है। ये देखा जाएगा हीमोलाइसिस में या बोन मैरो फेलियर में। अभी मैक्रोसाइटिक किस में देखने के लिए मिलेगा, इन दिस टाइप द आरबीसीज आर एबनॉर्मली लार्ज, जहाँ पे आरबीसीज बड़ी हो जा रही हैं उनके शेप में। इट इज यूजुअली ड्यू टू द विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड डिफिशियंसी। B12 और फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से आरबीसीज का साइज बड़ा हो जा रहा है। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, यानी मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में आरबीसीज का साइज बड़ा हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन कंटेंट आरबीसीज अनीमिया में भी हाइपोक्रोमिक या नॉर्मोक्रोमिक हो सकता है। हीमोग्लोबिन के कंटेंट को देखते हुए आरबीसीज में अनीमिया कैन बी हाइपोक्रोमिक या नॉर्मोक्रोमिक। एबनॉर्मल डिक्रीज इन द हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है हाइपोक्रोमिक में, नॉर्मोक्रोमिक में हीमोग्लोबिन कंटेंट नॉर्मल रहता है।
बेस्ड ऑन द एटियोलॉजी के बेसिस पे अगर देखें तो 3 तरीके से बोला गया, अनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, अनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। तो पहले ये दोनों टाइप देख लेते हैं। ब्लड लॉस जब होगा तो उस पर 2 चीज़ें मिल रही हैं, एक्यूट पोस्ट हेमरेजिक अनीमिया मिलेगा, एक्यूट बोला गया, इस पर क्रॉनिक पोस्ट हेमरेजिक अनीमिया। अब अनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड रेड सेल्स प्रोडक्शन, इम्पेयर्ड रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन हो रहा है, इस वजह से अनीमिया हो रहा है। अ डिस्टर्बेंस इन द रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में लीड टू अनीमिया, दिस डिस्टर्बेंस आर डिफिशियंसी ऑफ द सब्सटेंस इसेंशियल फॉर द इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस के लिए जो सब्सटेंसेस ज़रूरी होते हैं अगर उनमें डिफिशियंसी हो जाए तो अनीमिया होती है। इसके अंदर आता है आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। एज वी नो हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए आयरन कितना ज़रूरी होता है, विटामिन B12 एंड फॉलेट डिफिशियंसी से होता है। डिस्टर्बेंस ऑफ द प्रोलिफरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ द स्टेम सेल्स, जो स्टेम सेल्स बनने हैं उनमें अगर ना हो तो एप्लास्टिक अनीमिया और एप्लास्टिक ऑफ द प्योर रेड सेल्स। एप्लास्टिक अनीमिया जो बोन मैरो से फॉर्मेशन हो रहा था सारे रेड ब्लड सेल्स का, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स का, वो नहीं होता। लेकिन एप्लेसिया ऑफ प्योर रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं, सिर्फ WBCs और प्लेटलेट्स नॉर्मल रहते हैं। डिस्टर्बेंस ऑफ द बोन मैरो फंक्शन ड्यू टू द सिस्टमिक डिजीज, ये कैसा है, इसमें देखने के लिए मिलता है अनीमिया ड्यू टू इन्फेक्शन, अनीमिया इन रीनल डिजीज, अनीमिया इन लीवर डिजीज, अनीमिया इन डिससेमिनेटेड मैलिग्नेंसी, अनीमिया इज इंडोक्राइनोपैथीज, यानी इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनमें कुछ जो उनका फंक्शन है एबनॉर्मल है तो भी अनीमिया हो जाता है। अनीमिया ड्यू टू द बोन मैरो डिसफंक्शन, उस पर देखने के लिए मिलेगा हमें ल्यूकेमिया, माइलो स्क्लेरोसिस, मल्टीपल माइलोमा। कंजेनाइटल अनीमिया में क्या मिलेगा, सिकल सेल अनीमिया या कंजेनाइटल डिसइरिथ्रोपोइटिक अनीमिया। अब देखिए अनीमिया ड्यू टू द इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स, अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो रही हैं तब क्या मिलेगा, अनीमिया ड्यू टू द इंट्रा कार्पस्कुलर डिफेक्ट, यानी सिकल सेल अनीमिया एंड थैलासीमिया। अनीमिया ड्यू टू द एक्स्ट्रा कार्पस्कुलर डिफेक्ट, hemolytic disease of the newborn, effect of toxic drug, effect of venoms and poisoning from the substance like lead, thermal injuries की वजह से, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इन्फेक्शन लाइक इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस। ये सारे मतलब यहाँ पे देखिए इन सारी चीज़ों की वजह से अनीमिया हो सकता है। अगर अनीमिया में इंटरकास्पुलर डिफेक्ट आता है कुछ तो सिकल सेल अनीमिया और थैलासीमिया होता है। आगे हमारा डायग्नोसिस ऑफ द अनीमिया, अगर अनीमिया है तो कैसे डायग्नोस करेंगे, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन इस पे देखेंगे और पेरिफेरल ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन। तो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन में क्या है, इफ द हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द RBCs बिलो द लोअर लिमिट, यानी नॉर्मल रेंज से अगर हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम है फॉर अ पर्टिकुलर एज एंड सेक्स द पर्सन सेड टू बी अनेमिक। पेरिफेरल ब्लड फिल्म एस्टिमेशन में क्या देखेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ द वेल प्रिपेयर्ड एंड स्टेन्ड पेरिफेरल ब्लड स्मीयर इज मोस्ट हेल्पफुल इन डायग्नोसिस ऑफ द अनीमिया। कि ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, स्मीयर का जो फॉर्म किया गया वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है अनीमिया डायग्नोस करने के लिए। द फॉलोइंग एबनॉर्मलिटीज कैन बी सीन इन द ब्लड स्मीयर। तो अब आगे देखते हैं हम इस पर आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। अभी तक हमें अनीमिया देख रहे थे कैसे कैसे अनीमिया हो सकता है, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें हमने देखी अनीमिया का, और उस पर क्या चीज़ हमें पढ़नी है सिर्फ वो देखते हैं। तो हमें पढ़ना है आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि आयरन की डिफिशियंसी होगी। आयरन डिफिशियंसी अनीमिया इज द मोस्ट कॉमन हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, सबसे कॉमन हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इन्फेंसी में, चाइल्डहुड में इट इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ सफिशिएंट आयरन फॉर द सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए जितना आयरन की ज़रूरत थी वो उतना नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, तब उनको होता है आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। एटियोलॉजीज पे क्या है, इंक्रीज्ड ब्लड लॉस, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है। इनसफिशिएंट आयरन सप्लाई एट द बर्थ, इनसफिशिएंट आयरन इनटेक या इम्पेयर्ड आयरन एब्जॉर्प्शन, ये एटियोलॉजी है। अब ये पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा, ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर व्हेन द सफिशिएंट आयरन इज नॉट अवेलेबल, किसी भी एटियोलॉजी की वजह से अगर सफिशिएंट आयरन नहीं जाता है फॉर द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए सफिशिएंट आयरन किसी भी एटियोलॉजी की वजह से नहीं गया, द प्रोडक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन इज डिक्रीज, यानी हीमोग्लोबिन HB का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। एज द हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन लेसन, जैसे ही कम होता है, द न्यूली फॉर्म्ड RBCs बिकम स्मॉल, जो नई RBCs बनती हैं वो छोटी बनने लगती हैं, यानी मैक्रोसाइटिक होती हैं। द लेस फिल्ड विद द हीमोग्लोबिन, और उस पर हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, इसको हाइपोक्रोमिक बोलते हैं, यानी कि मैक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक टाइप हो गया। दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन लेवल एंड रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो अब उस RBCs के पास क्या होगा,
ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी कम होगी। द डेवलपमेंट ऑफ द अनीमिया प्रोग्रेसेस इन 3 स्टेजेस। जो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया होता है वो 3 स्टेजेस में डेवलप होती है। पहली आती है हमारी फर्स्ट स्टेज, आयरन स्टोर आर डिप्लीटेड इन अटेम्प्ट टू सप्लाई आयरन इरिथ्रोपोइसिस। बॉडी में जो आयरन का स्टोर होता है पहले वो खत्म होता है जो इरिथ्रोपोइसिस के लिए यूज हो रहा था। इन नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, आयरन सप्लाई फॉर द इरिथ्रोपोइसिस इज रिड्यूस विदाउट डेवलपमेंट ऑफ द अनीमिया। इस स्टेज में भी अभी अनीमिया के सिम्टम्स नहीं आए हैं, सिर्फ स्टोर में इसके गया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेज जो थी इस पर भी अभी अनीमिया के सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे जो इरिथ्रोपोइसिस के लिए आयरन की सप्लाई हो रही थी वो डिप्लीट हो गई, वो नहीं जा रही। यहाँ पे जो स्टोर था बाहर से नहीं जा रहा है आयरन, लेकिन जो बॉडी में स्टोर्ड आयरन था वो यूज हुआ इरिथ्रोपोइसिस के लिए। अभी नेक्स्ट स्टेप में स्टोर वाला भी खत्म हो गया तो इरिथ्रोपोइसिस के लिए अब कम हो गया आयरन। फाइनल स्टेज जहाँ पे अनीमिया डेवलप होता है यहाँ पे आपको अनीमिया के जो सिम्टम्स हैं वो दिखेंगे। इस डेवलपमेंट ऑफ द फ्रैंक अनीमिया विद द मैक्रोसिटिक एंड द हाइपोक्रोमिक आरबीसीज, यानी कि छोटी आरबीसीज और कम एचबी जिस पे होगा ऐसी आरबीसीज का फॉर्मेशन होने लगता है। अब क्लिनिकल फीचर्स में जिनमें भी अनीमिया होता है, आयरन डिफिशियंसी है उनका, तो उनमें इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस या लिस्टलेसनेस, कॉन्स्टिपेशन, कार्डियक इनलार्जमेंट, ट्रैकीकार्डिया, वीकनेस, डिज्निया, पुअर अटेंशन स्पाज़, रिड्यूस अलर्टनेस, कार्डियक फेलियर में आकर ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। क्या आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की हिस्ट्री लेंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, स्टूल टेस्ट, इस टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द अकल्ट ब्लड। कोई अकल्ट ब्लड यानी कि अगर जीआई ब्लीडिंग होती है तो अकल्ट ब्लड मिलता है। जीआई हो सकता है बच्चे को बहुत ज़्यादा जीआई ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, स्टूल में ब्लड पास हो रहा हो, पता ना चल रहा हो, इसकी वजह से उसको अनीमिया हो गया हो। मैनेजमेंट में आता है ओरल आयरन थेरेपी। सबसे पहले ओरली आयरन देते हैं। अ थेराप्यूटिक डोज ऑफ 6 mg पर kg पर डे। कितना दिया जाता है, 6 mg पर kg पर डे दिया जाता है। एलिमेंटल आयरन है ये। ओरली इन 3 divided dose provide in an optimal amount of the iron needed for the hemoglobin synthesis. With this dose hemoglobin level should rise 0.0 gram per dl per day। कह रहे हैं बच्चे को अगर 6 mg पर kg पर डे जो डोज दिया जा रहा है अगर इसको प्रॉपरली दिया जाएगा तो उसका पर डे कितना बढ़ेगा 0.4 ग्राम पर डीएल, उस पर हीमोग्लोबिन लेवल इंक्रीज होने लगेगा। Continue for the at least 6 to 8 week after the hemoglobin has reached the normal level। हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद भी 6 से 8 हफ्ते तक सेम आयरन जो है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। पेरेंटल आयरन थेरेपी कब देंगे, पेरेंटल आयरन प्रिपरेशन में दिया जाता है आयरन डेक्स्ट्रान विच कंटेन 50 mg एलिमेंटल आयरन, जिसपे आयरन डेक्स्ट्रान के अंदर 50 mg एलिमेंटल आयरन होता है पर ml। 1 ml में 50 mg एलिमेंटल आयरन प्रेजेंट होता है। कब यूज होता है, व्हेन द थेरापेटिक रिजल्ट ऑफ द ओरल आयरन थेरेपी इज नॉट अचीव्ड। जो ओरल आयरन थेरेपी दी गई इससे थेरापेटिक डोज जो मेंटेन करना चाहिए था वो नहीं हो पाता है, ओरली देने से नहीं मेंटेन हुआ, जब तब देते हैं उसको पैरेंट्रली। तो पैरेंट्रली उसको 50 mg एलिमेंटल आयरन पर ml में प्रेजेंट होता है उसको जो दिया गया। आयरन रिक्वायरमेंट को मेजर करने के कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट इन kg इंटू HB डेफिशिएंट ग्राम पर DL में इंटू 4, ये उसका फॉर्मूला होता है। आयरन रिक्वायर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेम फॉर्मूला। डेली डोज ऑफ द आयरन डेक्स्ट्रान शुड बी लिमिटेड टू 50 mg इन द इन्फेंट। बच्चे में 50 mg लिमिट है एंड द 100 mg इन द एडल्ट। कितना दे सकते हैं एलिमेंटल आयरन, जो आयरन डेक्स्ट्रान जो लिमिट कर दिया गया है 50 mg तक बच्चों के, छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स के लिए, और 100 mg एडल्ट के लिए। इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड इंट्रामस्कुलरली। ये कैसे दिया जाएगा, IM प्रोवाइड किया जा रहा है और जेट ट्रैक मेथड के थ्रू डीप दिया जाएगा और लार्ज मसल में दिया जाता है। आयरन में भी गिवन इंट्रावेनसली, IV भी इसको दिया जाएगा ऑल्सो बाई डिजॉल्विंग इन द 250 to 500 ml ऑफ द सलाइन। इंट्रामस्कुलर जो दिया गया वो जेट ट्रैक मेथड के थ्रू डीप मसल में दिया गया, IM दिया गया, ठीक है। IV जब दिया जाएगा तो 6 to 8 आवर्स में उसको लगाया जाएगा सेम आयरन, और उसको डिजोल्व करके लगाया जा रहा है 250 से 500 ml सलाइन में। अब आता है अगर पैरेंट्रली भी मेंटेन नहीं हुआ HB तो लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन। व्हेन द हीमोग्लोबिन लेवल इज बिलो 4 ग्राम पर DL ओनली पैक्ड रेड सेल्स शुड बी गिवन स्लोली। तो पैक्ड ब्लड सेल्स जो है बहुत ही स्लोली उसको एडमिनिस्टर किया जाता है, और 1 or 2 डोज ऑफ द फ्रूशामाइड भी दिया जाता है उसको। 1 से 1 to 2 mg पर kg दिया गया है IV शुड बी गिवन टू प्रिवेंट द सर्कुलेटरी ओवरलोड। फ्रूशामाइड क्यों दिया गया, ताकि सर्कुलेटरी ओवरलोड ना हो। आता है इम्प्रूविंग डाइटरी आयरन।
उसके साथ साथ क्या किया जाएगा, जो डाइट में आयरन दिया जा रहा है उसको कैसे इंप्रूव करेंगे। आयरन इज प्रेजेंट वाइडली इन द एनिमल एंड प्लांट फूड, फॉर एग्जांपल मीट है, लीवर, किडनी, एग यॉक और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स उसको डाइट में दी जाएंगी। फूड शुड बी प्रिपेयर्ड इन यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ द आयरन, कहते हैं आयरन का जो बने हुए यूटेंसिल्स है उसमें खाना बनाया जाएगा टू इंक्रीज द आयरन कंटेंट ऑफ द फूड जो बनना है उसके आयरन कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए ऐसा किया जाता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया दूसरा आता है, अभी हमने आयरन डिफिशियंसी पढ़ा, अभी आता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। द डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन B12 एंड द फॉलिक एसिड इम्पेयर्स द मैचुरेशन ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स। जो मैच्योर आरबीसीज बनते हैं अगर इनकी डिफिशियंसी हो जाती है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की तो मैच्योर नहीं हो पाते, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द एबनॉर्मली लार्ज एरिथ्रोसाइट्स, बहुत बड़े आरबीसीज बनने लगते हैं, नोन एज उसको मेगालोब्लास्ट बोलते हैं और इसीलिए इसको बोला जाता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। इसकी एटियोलॉजी क्या है, इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक ऑफ द विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, माल एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द टॉपिकल, सॉरी ये तो हटा देना, क्रोन्स डिजीज है, सीलियाक डिजीज है, क्रॉनिक डायरिया है, इनकी वजह से माल एब्जॉर्प्शन हो रहा हो आयरन का, सॉरी आयरन नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन सही से ना हुआ हो तो हो सकता है उसकी डिफिशियंसी। ट्रीटमेंट विद द एंटी कन्वर्जेंट सच एज फिनेटोइन एंड माइसोलिन, यानी कि अगर एंटी कन्वर्जेंट ड्रग दिए जाते हैं तो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। इंट्रिंसिक डिफेक्ट ऑफ द फॉलिक एसिड एब्जॉर्प्शन, कीमोथेरेपी में इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, इंक्रीज डिमांड ऑफ द विटामिन B12 एंड द फॉलिक एसिड, अगर बॉडी में इनकी डिमांड बढ़ गई हो तो भी डिफिशियंसी देखने के लिए मिल सकती है। क्लिनिकल फीचर्स इस पे आती है, पैलर, सिक लुक दिखेगा, बच्चा इरिटेबल रहेगा, एनोरेक्सिया, फेलियर टू थ्राइव, इंक्रीज्ड पिगमेंटेशन ऑफ द बैक एंड द बैक ऑफ द हैंड के बैक पर पिगमेंटेशन हो जाएगा, फिंगर एंड नोज और हैंड की बैक जो है पिगमेंटेड हो जाएगी, ग्लोसाइटिस मिलेगा देखने के लिए, ट्रिमर डेवलप्ड रेट्रोग्रेसरियर, मतलब बहुत रेयरली ये देखने के लिए मिलेगा, ट्रिमर या डेवलपमेंटल रेट्रोग्रेशन। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में क्या देखने मिलेगा, नमनेस, जिनको फॉलिक एसिड डिफिशियंसी होती है उनमें नमनेस बहुत देखने के लिए मिलती है, पैरास्थीसिया, वीकनेस, अटैक्सिया एंड डिमिनिश्ड जो रिफ्लेक्स होते हैं वो भी डिमिनिश्ड हो जाते हैं। डायग्नोसिस में क्या देखेंगे इसमें, इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में पेरिफेरल ब्लड स्मीयर लेंगे, इस पर सीरम विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड ऐसे, यानी कि चेक किया जाएगा कि कितना सीरम विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड है। मैनेजमेंट में एक्यूट डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड कैन बी मैनेज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फॉलिक एसिड, कैसे करेंगे, फॉलिक एसिड एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, एंड डोज ऑफ द 2 to 5 mg पर डे एंड विटामिन B12 1 μg पर डे दिया जाएगा, यानी कि विटामिन B12 देके और फॉलिक एसिड के डोजेस देके उसको मैनेज किया जाएगा। थैंक यू। ये था हमारे ब्लड डिसऑर्डर में पहला डिसऑर्डर अनीमिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई डिसऑर्डर के साथ।